शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, समाज सेवी हैं। जैसे कि मेरे साथी राकेश जी ने बताया कि समाज सेवा में एक विशेष योगदान इनका रहा है। लेकिन वही मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको इसलिए बताऊंगा कि ये चीज़ काफ़ी आपको जो है इंटरेस्टिंग यहाँ पर जरूर लगेगी, क्योंकि जो डॉक्टर प्रदीप सेंगर साहब हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में भूतपूर्व सैनिकों के जीवन पर शोध किया है, पीएचडी की है। सर, पहला सवाल तो आपका यही है कि भूतपूर्व सैनिकों से, उसमें भी मैनपुरी, ऐसा क्या परिदृश्य सर कि इस विषय को आपने चुना और इसमें डॉक्टरेट हासिल की? आप देखेंगे कि पहले जो भी जवान आता था, अधिकतर आज भी भारत में अधिकतर संख्या भूतपूर्व सैनिकों की मैनपुरी जनपद से आती है। और इसके पीछे क्या कारण थे, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ। कैलाशवासी माधवराव सिंधिया साहब इंटरेस्टेड थे इस विषय में पीएचडी करने के लिए। शायद समय ने साथ नहीं दिया, वो हमारे बीच नहीं रहे, तो इस टॉपिक को मैंने लिया और मेरे गाइड एचडी सिंह साहब आगरा यूनिवर्सिटी, उन्होंने लिया। और मैनपुरी जनपद पर जाकर हमने जब भूतपूर्व सैनिकों की ज़िंदगी को देखा, होता क्या है कि वो वहाँ डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं, पूरा एक अनुशासन होता है। जब वो रिटायर होके आते हैं तो घर पे वही चीज़ें होती है, ना नाश्ता समय पे होता है, ना खाना समय पे होता है, लड़का कहीं जा रहा है, परिवार कहीं चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा मन में मानसिकता थोड़ी सी अलग होती है। तो हमने इस पे शोध किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भूतपूर्व सैनिक सुसाइड के लिए मजबूर है या एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। तो हमारे शोध में ये निकल कर आया कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी कर आते हैं। हमारे समाज से उनका बिल्कुल कोई भी रिश्ता किसी प्रकार का नहीं रहता। जब वो सामाजिक जीवन में आते हैं तो हम उन्हें एज अ भूतपूर्व सैनिक ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनके लिए समाज नया है। तो उस समाज से मेरा आग्रह ये था कि आप इनको सामाजिक जीवन सिखाइए, और उनसे ये मेरा आग्रह था कि अब आप हमारे देश की सेवा करके आए हैं, अब आप सामाजिकता में ढलें। तो ये समाज और अनुसूचित जो दो जिंदगी थी, उनका समाहित करने के लिए मैंने इस विषय को चुना था। सर, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से आपने ये पूरा एक आपका बताया कि आखिर ऐसा क्यों, बड़ा छोटा सा एक मैं आपसे इसका एक सवाल का जवाब चाहूँगा। आज की परिस्थिति में भूतपूर्व सैनिक निश्चित तौर पर माटी के लाल तो ये भी हैं, क्या स्थिति पाते हैं और आखिर जिम्मेदार जो हैं उनकी भूमिका कितनी पॉजिटिवली रही और क्या सुधार की ज़रूरत? जिम्मेदार केवल घंटियां बजा रहे हैं। बहुत स्पष्ट कर दूं, जिम्मेदार केवल घंटियां बजा रहे हैं, मंदिर में सुनने वाला कोई नहीं है। आज भी भूतपूर्व सैनिकों की जिंदगी बहुत बदतर है, उनको उनका प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा है। हम तो सर्दियों से बच रहे हैं, बॉर्डर पर लड़ाई झेल कर आए हैं। प्रॉपर सम्मान मिलने की ज़रूरत है, उनके परिवार को, उनको सबको प्रॉपर सम्मान मिलने की ज़रूरत है। मैं एक सेंटेंस में कह दूं तो उनकी स्थिति आज भी संतोषजनक नहीं है। सिकिल में एक चीज़ और बता दूं सेंगर साहब के विषय में कि सेंगर साहब समाज सेवी भी हैं। हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये हर विधा में, हर तरीके की समाज सेवा में आते हैं, हर आयोजनों में आगे रहते हैं। हम इनके तमाम आयोजनों की बात करें, चाहे नवरात्रि का हो, डॉक्टर्स डे की बात हो, या चुनावों में वोटिंग की बात हो, उंगली दिखाइए, पेट्रोल में छूट पाइए। सर, क्या है ये समाज सेवा का उद्देश्य, क्या है और कब से और किस तरीके की समाज सेवाएं आप कर रहे हैं? मैंने अपनी माँ से सीखा है। मेरी माँ मध्य प्रदेश की पहली विकास प्राधिकरण की चेयरमैन बनी थी, और मैंने उनसे सीखा, अपने पिता से सीखा कि आपको अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी के अलावा कुछ समाज के प्रति भी करना पड़ेगा, वो आपका दायित्व है। उनकी इसी सीख को आगे बढ़ाता चला गया,
और समाज सेवा में रुझान मेरा बढ़ता चला गया। किस किस प्रकार की समाज सेवा आप कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार की आप समाज सेवा करते हैं, अलग अलग आपके कार्यक्रम आयोजन करते हैं, चाहे नवरात्रि की बात की जाए या डॉक्टर्स डे की बात की जाए, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए इसको भी। मैं डॉक्टर्स डे पे चर्चा करता हूँ आपसे। जैसा आपको मालूम है कि केवल भारत में या पूरे विश्व में दो ही प्रत्यक्ष रूप से भगवान कहे जाते हैं, एक न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश, और दूसरे डॉक्टर। तो मैं ये चाहता हूं कि उसको, जो मेरे सामने साक्षात प्रभु है, जो जिंदगी बचा रहा है लोगों की, उसके सम्मान में अगर मैं अपना कुछ खो रहा हूं तो इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से भगवान है समाज के लिए। जो आजकल हो रहा है उससे चिंतित और व्यथित हूँ मैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। एम्बुलेंस को रास्ता ना देना मैं नहीं समझता कि आपके लिए कुछ है। मैंने एम्बुलेंस को भी दिया, शव वाहिका को भी दिया, जो अपना पेट्रोल पंप पे जो भी हो सकता था 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से इनको छूट दिया। हालांकि ये बहुत बड़ी रकम नहीं है इनके सम्मान में, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है इनके सम्मान में, लेकिन मैंने कोशिश किया और एक उदाहरण साइट किया। बात बिल्कुल सही है कि निश्चित तौर पर अगर प्रयास किए जाते हैं छोटे छोटे पहल के माध्यम से तो एक संदेश जरूर देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ साथ इनकी अर्धांगिनी, और अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग, तो समाज कार्य में भी उनकी जो अर्धांगिनी है हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है श्रीमती रश्मि सेंगर जी, और वो भी अपने समाज के लिए एक भूमिका अदा कर रही हैं। मैं सीधा आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये पेट्रोल पंप और 1 रुपए वो वोट दिखाना, क्या उसका उद्देश्य है, और वो थोड़ी सी वो कहानी बताइएगा दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और lalluram.com का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस गरिमामयी प्रोग्राम में हमें आमंत्रित किया है, और आपके माध्यम से मैं दर्शकों का भी अभिवादन करना चाहूँगी। अब मैं आपके प्रश्न के उत्तर पे आती हूँ। जैसा कि मतदान हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक महापर्व की तरह मनाया जाता है, वोटिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे हम सरकार चुनते हैं, उन लोगों को हम विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाते हैं जिनके द्वारा हम अपने लिए नीतियां और योजनाएं बनवाते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि क्यों ना हम हर वोट की कीमत को पहचानें। उसको ही हमने आगे बढ़ाने के लिए अपने पेट्रोल पंप निशिता फिलिंग सेंटर, जो कि टोल प्लाजा पे स्थित है, वहां हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा कि वोटिंग डे वाले दिन जो भी अपनी उंगली पे मतदान का निशान दिखाएगा उसको हम 1 रुपया पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पर लीटर के हिसाब से हम कम देंगे। इसका सीधा साधा सा उद्देश्य था कि जो मतदान करके आए हैं उनको धन्यवाद देना, और दूसरा जो नहीं करके आए हैं उनको उसके लिए प्रोत्साहित करना। रिजल्ट क्या उसका? मतदान ज्यादा होगा, और वही लोग विधानसभा और लोकसभा और बाकी जिस भी परिषद में पहुंचेंगे वो हमारे अनुरूप पहुंचेंगे, और बाद में हम दोषारोपण नहीं कर पाएंगे कि हमने तो वोट दिया ही नहीं था, किसी और ने दिया था। तो सिर्फ उस छोटी सी पहल के लिए हमने ये छोटी सी पहल की, और उसका शायद रिजल्ट कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा आया ही होगा। सर, कोविड काल तो सभी को याद है कि कोविड काल में क्या हुआ था। कोरोना कितनी भयंकर महामारी थी और लोग त्राही त्राही कर रहे थे। लोगों का हमने देखा है, लोग कई किलोमीटर पैदल अपने घर के लिए पहुंचे हैं। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, तमाम लोग उन हाईवे पे, गाड़ियां नहीं थी, सिर्फ लोग निकल रहे थे। उस कोविड महामारी के दौरान भी आपने बहुत सारे लोगों का सहयोग किया, तो वो किस तरीके से किया था और उसमें आपके साथ कौन लोग शामिल थे? आप सभी को बता दूं कि कोविड के समय मैं नहीं चाहता कि कभी विश्व में ऐसा हो, भविष्य में भी ना हो, ये ईश्वर से मेरी कामना है। जब मैं अपने पंप पर बैठकर देखता था तो हजारों मजदूर पैदल जाते थे, अपने गंतव्य को रवाना हो रहे थे। तो मैंने तत्कालीन बीएमओ
डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान, भार्गव साहब, कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब से मिलकर कुछ वाहनों का अरेंजमेंट कराया, जिन वाहनों में हमारे द्वारा डीजल उनको निःशुल्क दिया गया था, फूड पैकेट्स बनवाए और शासन से पूरी मदद लेके उनको उनके गंतव्य तक रवाना किया। ऐसा हमने 400 करीब वाहनों को अरेंज किया था और उनके गंतव्य तक पहुंचाया। और उसमें जहां लास्ट डेस्टिनेशन था, जिस व्यक्ति को जहां लास्ट जाना था, उसको हमने अपना मोबाइल नंबर दिया ताकि बीच में कहीं कुछ ना हो। उसको बोला कि आप लास्ट में उतरकर हमें संपर्क करेंगे और उनको फूड पैकेट्स भी दिए। वो मंजर मेरे दुश्मनों को भी ना आए, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। सर, समाज सेवा की यहाँ पर बात हुई, वास्तविकता है कोविड का जो काल था वो काल चक्र तो काल के प्रवाह में भी काल में कभी नहीं आना चाहिए, उसे ही काल बन जाना चाहिए। हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन बात अगर यहाँ पर देखी जाए समाज सेवा की हो रही है, समाज सेवा का परिदृश्य आप किस ओर देखते हैं? भोजपुर से है और ना सिर्फ भोजपुर बल्कि आपको यूं देखा जाए कि आपने भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पे अपनी दी। परिदृश्य आप क्या देख रहे हैं सर समाज सेवी का, कि किस तरीके से और लोगों को आगे आने की जरूरत है? ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आज भी लोग एक मदद की आस गुहार लगाए बैठे हुए हैं। मेरा ये कहना है, अपने मन को टटोलें, एकांत में बैठें, अपने मन को टटोलें। मन में हर आदमी के, हर इंसान के मन में समाज सेवा का एक कॉलम जरूर है। अपने आप को खंगोलें, सेवा में आगे लाएं। और बड़े जो राजनीतिक लोग हैं, मैं उनसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूं कि वो आएं और समाज सेवा करें। और उससे होना यह है, जिस ज़रूरतमंद को जो चीज़ मिलना है वो शायद उस समय मिल पाए। एक और सवाल था मेरा कि आप इन सारी चीज़ों को, इन सारी गतिविधियों को लगातार संचालित कर रहे हैं, समाज सेवा हो या पेट्रोल पंप हो, लगातार, क्योंकि पेट्रोल पंप हम देखते हैं कि दिन और रात चालू ही रहता है। इसमें परिवार को कैसे समय दे पाते हैं? और दूसरा एक और मेरा इसी के साथ सवाल है, हम अक्सर देखते हैं कि समाज सेवा के बाद आदमी राजनीति में चला जाता है या फिर कोई एनजीओ से जुड़ा हुआ होता है, कोई एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा करता है। क्या आपका उद्देश्य एनजीओ से आप जुड़े हैं या फिर आगे भविष्य में राजनीति की ओर भी आप लोग दिशा करेंगे ऐसी? देवेंद्र भाई, ये क्वेश्चन मुझसे ना पूछ के मैडम से पूछा जाए तो ज्यादा उचित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब भी आप ही दीजिएगा जी। सबसे पहले आपने परिवार की बात की, तो परिवार भी एक समाज की इकाई है। परिवारों से मिलकर ही समाज बनता है। हमारे लिए हम दोनों का पारस्परिक सामंजस्य और समय को हम कैसे प्रबंधित करें, कैसे मैनेज करें, ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। हम लोग अपने काम बांट लेते हैं, जहाँ जिसकी प्राथमिकता होती है वहाँ वो काम करता है। जैसे कि मैं बताऊँ, मैं शुरू में गवर्नमेंट टीचर थी, मैंने रिज़ाइन किया मेरी शादी के बाद, क्योंकि मुझे लगा कि परिवार को संभालना इस वक्त मेरा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को परवरिश माँ से बेहतर कोई और नहीं दे सकता। उसके लिए मैंने अपनी जॉब को छोड़ के परिवार को देखा। उस समय यही अपने सारे काम बाहर के देखते थे, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो। जैसे जैसे समय बीता, बच्चे बड़े हुए, फिर मैं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल दी। और आज की तारीख में हम दोनों मिलकर हर काम को अपने परिवार के साथ सामंजस्य के साथ में, बच्चों की मदद से, मेरी सासू माँ और ससुर जी के साथ में, हम दोनों काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और किसी एनजीओ से जुड़े हुए नहीं है, ये हमारा पूरा परिवार का ही हमारा उपक्रम होता है सारा। और इसमें योजनाएं भी हमारी होती हैं, क्या करना है उसका क्रियान्वयन भी हमारा ही होता है। उसके लिए जो चुनौतियां होती हैं वो भी हमारी ही होती हैं। और खुदा न खास्ता अगर कहीं उसके लिए कोई रुकावट आती है, कुछ हमें कहीं कोई कमी होती है, कुछ घाटा होता है, वो भी सिर्फ हमारा ही होता है। तो हर चीज़ के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो ये एक हमें बहुत संतुष्टि वाली चीज़ देती है कि जितना भी है, जो भी हमारे सामर्थ्य में है, हम अपने हिसाब से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अंतिम प्रश्न आपसे मैं जानना चाहूँगा, बल्कि यूँ कहें कि सर आपसे और मैम आपसे दोनों से,
चुनौतियों की बात आपने कही, एनजीओ से मदद नहीं, लगातार कोविड, पेट्रोल पंप, उसके बाद आपकी भावनाएं, आपकी पीएचडी और यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और अब तो भोजपुर के भविष्य के भी सपने। इन चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं और क्या चुनौतियां हैं, किस प्रकार की चुनौतियां हैं? चुनौतियां तो सबसे ज्यादा पहली बात तो ये कि अगर हम मनुष्य हैं तो हम में भावनाएं भी हैं, देखते हैं आसपास कहाँ समाज में विषमता है, कोशिश करते हैं अपने लेवल पर उनको कितना सुधार सकते हैं। जाहिर सी बात है, परिवार है तो परेशानियां भी होंगी, चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि एक ही समय में कई सारे कार्य संभालने होते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जिनके आगे हम नहीं जा सकते। तो अपने हिसाब से, अपनी योजनाओं के हिसाब से हम जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। और मैं समझती हूँ ये कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। अगर हम चाहें तो छोटे छोटे कार्यों से मिलकर भी हम समाज को सुधार सकते हैं। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। कहते हैं गरीब में हिम्मत नहीं होती समाज सेवा की, मध्यम वर्गीय को फुर्सत नहीं होती और अमीर वर्ग को इसकी जरूरत नहीं होती। तो हम मध्यम वर्गीयों को कहीं ना कहीं थोड़ी फुर्सत निकालनी होगी। मन में सबके होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये भावना सिर्फ हम में है, मेरे सामने जो बैठे हैं उनमें भी है और जो मुझे सुन रहे हैं उनमें भी है, लेकिन आपके मन में वो शिद्दत होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आप उसके लिए धन ही खर्च करें, आप किसी को मुस्कुराहट देके भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। तो मैं अपने काम को पूरी तरीके से निस्वार्थता के साथ सिर्फ इसलिए करती हूं कि जाहिर सी बात है ये जिम्मेदारी हम मध्यम वर्ग की होने वाली है और ये कार्य मैं अपनी तरफ से मैं दूसरों को अपने प्रोत्साहित भी करना चाहती हूँ कि आप भी वो चीज कर सकते हैं। कोई बड़ा काम नहीं है जो हम कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी अहम निकल कर सामने आती कि चुनौतियां कही है लेकिन रुकना नहीं है। कुछ पंक्तियां मुझे मेरी माँ की लिखी हुई यहाँ पर याद आती है कि लक्ष्य अभी है दूर प्रतीक का, फिर राही रुक जाना कैसा, हृदय बसा है अटल माला, फिर मानो झुक जाना कैसा, अभी शूल पाँव में आएंगे लोभ घाव के ललचाएंगे, संभव नहीं चल पाना बचकर आकर शिलाखंड टकराएंगे। और जब संघर्षों का पथ चुना तो यह संघर्ष है, जब संघर्षों का पथ चुना तो फिर राही रुक जाना कैसा, लक्ष्य अभी है दूर प्रतीक का, फिर राही रुक जाना कैसा। तो बहुत बहुत और बहुत शुक्रिया। शक्ति का भी आपने यहाँ पर परिचय दिया और स्वयं स्वरूपा शक्ति आप यहाँ पर बैठी हुई है, तो निश्चित तौर पे मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगी। समाज सेवा कीजिए चाहे वो बड़ी हो या छोटी, समाज सेवा कीजिए चाहे वो बड़ी हो या छोटी, और हमारी वजह से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए और फिर वो कोई भी हो और कहीं भी। क्या बात। धन्यवाद।